सुप्रभात। आज हम सभी क्लास 6 के पाठ 4 गिल्लू को पढ़ेंगे, जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा हैं। तो आइए बच्चों, हम सबसे पहले इस पाठ के साथ साथ महादेवी वर्मा के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म 20 मार्च 1907 को हुआ था और इनका निधन 11 सितंबर 1987 को हुआ था। उनको जानवरों और पक्षियों से अत्यंत प्रेम था और इस पाठ से भी हमें यह संदेश मिलता है कि पशु पक्षियों के साथ मानवीय प्रेम रखना चाहिए। यदि हम उनसे प्रेम करते हैं तो हमें भी उसके बदले वफादारी और अपनत्व का भाव मिलता है। इस पाठ में लेखिका महादेवी वर्मा ने एक गिलहरी के बच्चों से जुड़ी स्मृति को बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। महादेवी वर्मा को जानवरों और पक्षियों से बहुत प्रेम था। इस पाठ द्वारा हमें पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम का पता चलता है। यह पाठ हमें सभी प्राणियों से प्रेम करने का संदेश देता है। इस पाठ से हमें यह भी पता चलता है कि जीव जंतुओं से स्नेह करने के बदले में हमें उनसे बेशुमार प्यार, करुणा, वफादारी तथा अपनत्व की प्रेरणा प्राप्त होती है। यह जो पाठ है वह एक गिलहरी के बच्चे पर आधारित है, जिसकी याद पर यह पाठ महादेवी वर्मा ने लिखा है, इस पाठ का रचना किया है। अब हम पाठ का शुरुआत करते हैं। सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। सोनजूही एक पौधा होता है। लेखिका कह रही है कि उसमें एक पीली कली लगी है। उसका जो फूल होता है वो पीले रंग का होता है। तो महादेवी वर्मा कह रही हैं कि सोनजूही नामक एक पौधा है, उसमें एक पीला कली आया हुआ है। उसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुँचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। उनको जब सोनजूही नामक पौधे को लेखिका देखती हैं महादेवी वर्मा, तो उन्हें अनायास मतलब अचानक ही उस छोटे जीव गिलहरी की याद आती है, जो उस लता की सघन हरियाली में छिप करके बैठा रहता था और जब लेखिका को देखता था तो उनके कंधे पर कूद करके उनको चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। तब कहती थी कि जब उसकी स्मृति थी, जब उस समय मुझे उस कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है, उस लघु प्राण गिलहरी की खोज है, क्योंकि वह अब नहीं है। उसकी याद में ही उन्होंने यह पाठ लिखा है। इसलिए वह कहती हैं कि पहले जब वह गिलहरी थी तब मुझे उसकी खोज रहती थी, उस कली की खोज रहती थी, लेकिन आज उस लघु प्राण, उस छोटे से जीव की मुझे खोज है। परंतु वह तो अब इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा, क्योंकि अब वह तो उसकी मृत्यु हो गई है। इसलिए कहती हैं कि अब वह सोनजूही इस पौधे की जड़ में मिट्टी बन करके मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। स्वर्णिम मतलब होता है सुनहरी कली के बहाने मुझे वह चौंकाने ऊपर आ गया हो। जब सोनजूही नामक पौधे को देखती हैं तो उनको गिलहरी की याद आ जाती है। अचानक एक दिन सवेरे कमरे में बरामदे में आकर मैंने देखा। लेखिका महादेवी वर्मा कहती हैं कि एक दिन सुबह जब वह बरामदे में आकर के देखती हैं, उसकी यादें बता रही हैं, जो अपनी यादें बता रही हैं, जो गिलहरी से जुड़ी हुई थी, गिलहरी की कहानी। 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआछुअल जैसा खेल खेल रहे थे। जब वह एक दिन बरामदे में आती हैं तो वह देखती हैं कि 2 कौवे एक
गमले के पास चों चों करके छुआ छुअल, ऐसे छुआ छुअल एक प्रकार का खेल होता है, लुका छुपी का खेल हो रहा है। ऐसे जैसे लग रहा था कि दो कौवे वहां पर खेल खेल रहे थे छुआ छुअल का। एक काक भुषुंडी भी विचित्र पक्षी है। यह काक भुषुंडी भी विचित्र पक्षी है। काक भुषुंडी कौवे को कह रही हैं कि वह भी बहुत विचित्र पक्षी है। क्यों? एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। अवमानित मतलब अपमान से युक्त, अपमानित, जो अपमानित हो, वह कौवे को कह रही है क्योंकि वह अपमानित उसको कहा जा रहा है, क्योंकि वो गिला पौधे उस गमले के पास इसलिए इधर उधर घूम रहा था, इसलिए सब छुआ छुआ सब खेल रहे थे क्योंकि वहाँ पर गिलहरी पड़ा हुआ था और उसी को देख करके उसके मांस को खाने के लिए वो उसके ऊपर आक्रमण करना चाहते थे। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। अब वह कौवे के बारे में बता रही हैं कि जो हमारे पूर्वज हैं उनको पितृपक्ष में काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। वह कहा जाता है कि पितृपक्ष में जो हमारे पूर्वज होते हैं वह काक बन करके अवतीर्ण होते हैं मतलब आते हैं, इसीलिए पितृपक्ष में कौवे की पूजा की जाती है। और हमारे जो पूर्वज हैं वो न तो मोर के रूप में आ सकते हैं, न हंस के रूप में। वो किसके रूप में आते हैं? बस कौवे के रूप में ही। लोगों का ऐसा मानना है कि वो एक कौवे के रूप में ही आते हैं। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। और यदि हमारे घर की छत पर कौवा बोलता है तो हमें यही लगता है कि कोई मेहमान आने वाले हैं। यह कौवा यह भी संदेश देता है कि कोई मेहमान अतिथि आने वाले हैं। दूसरी ओर हम कौवा को काँव काँव को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं, लेकिन अगर कौवा काँव काँव करता है तो हम सभी को उसकी आवाज़ पसंद नहीं आती है और उसका हम सभी अनादर करते हैं, उसको हम लोग अपमानित करते हैं। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। वह कहती हैं कि जब कौवे गमले के पास चों चों कर रहे थे तो उनकी दृष्टि जो है वहीं पर रुक गई, वहीं पर उनकी दृष्टि जा गिरी। दीवार की संधि में छिपे दीवार था और वहाँ पर एक संधि जोड़ था जहाँ पर उनकी दृष्टि गई। निकट जाकर देखा गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है। उन्होंने पास जब जा कर के देखा तो एक गिलहरी का छोटा सा बच्चा है और वहाँ घोंसले से गिर पड़ा है। उन्हें ये लगा कि वह वहाँ पर घोंसले से गिर गया होगा और अब कौवे उसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। और वे जो कौवे थे वहाँ पर चो चो की आवाज़ कर रहे थे और छुआ छुअल का खेल खेल रहे थे, वह उनकी गिलहरी के भोजन के लिए ही ऐसा कर रहे थे क्योंकि वह घायल अवस्था में वहाँ पर गिरा हुआ था। काकद्वय की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। यह लेखिका इसलिए कह रही हैं कि अगर कौवे केवल 2 चोंच ही मारते तो उसके लिए वह घाव जो था वो बहुत था, क्योंकि वह तो बहुत छोटा सा प्राणी है गिलहरी। अतः वह निश्चेष्ट सा गमले में चिपटा पड़ा था, इसलिए वह कौवे के डर के मारे वह गमले से एकदम चिपक करके पड़ा हुआ था, बिल्कुल उसके समीप था। सबने कहा, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता। कौवे की चोंच का उसको घाव लगा था, इसलिए सबने ये कहा कि अब यह नहीं बच सकता, यह गिलहरी अब नहीं बच सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। सब लोग ने लेखिका से कहा, महादेवी वर्मा से कहा कि अब इसे ऐसे ही रहने दिया जाए क्योंकि अब यह बच नहीं सकता है। परंतु मन नहीं माना, लेकिन लेखिका का मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलीन का मरहम लगाया। लेखिका कहती हैं कि
भले ही सब लोगों ने कहा कि अब यह नहीं बच सकता है, इसकी उम्मीद नहीं है बचने की, लेकिन फिर भी लेखिका का मन नहीं माना और उसने हौले से धीरे से उठा करके अपने कमरे में लाया और उन्होंने रुई से उसका रक्त पोंछा और उस घाव पर रुई से उसका रक्त पोंछकर पेंसिलीन का मरहम लगाया, दवा लगाई। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई और रुई की बत्ती को दूध में भिगोकर उस गिलहरी के मुंह में उन्होंने दूध डाला, पर मुंह खुल न सका। लेकिन वह इतना घायल था कि उसका मुंह भी न खुला। दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गईं और जो बत्ती से उन्होंने दूध डाला वह दूध भी इधर उधर लुढ़क गया, मतलब उसके मुंह में एक भी बूंद नहीं गया। कई घंटे उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। कई घंटे के उपरांत उसके बाद लेखिका ने जो प्राथमिक उपचार किया घर पर, उसके बाद से उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका, एक बूंद पानी गिराया गया। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 पंजों से पकड़कर नीचे कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। उसके बाद से लेखिका कहते हैं कि वह आश्वस्त हो गया, मतलब उसको इतना विश्वास हो गया, वह एकदम सही हो गया कुछ दिन के बाद से कि उसने अपने दोनों पंजों से पकड़कर नीचे कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा और वह बिल्कुल ठीक हो गया, इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी और 3-4 महीने के बाद से उसके रोएं आ गए और झब्बेदार उसकी पूंछ हो गई और उसकी आंखें भी चमकीली जैसे दिखने लगी, जिस प्रकार से गिलहरी का होता है। सबको विस्मित करने लगी। सबको विस्मित करना मतलब आश्चर्यचकित हो गए सब लोग उसको देख करके, जब उसके रोएं और झब्बेदार पूंछें आ गईं। तो हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा रूप में दे दिया। इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। लेखिका कह रही हैं कि उसकी जो जाति थी गिलहरी, हमने उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप दे दिया, मतलब उसका हमने नामकरण कर दिया और उसका नाम हमने गिल्लू कहा। अब उसे उन्होंने गिल्लू कहकर बुलाने लगा। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। अब उसका आसन लेखिका ने फूल की हल्की डलिया में, जिसमें फूल रखती थी, वह एक हल्की सी डलिया थी, उसमें पूरा रुई बिछा करके और उस डलिया को एक तार से जोड़ दिया और उसे खिड़की पर लटका दी। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। 2 वर्ष तक गिल्लू उसी में रहता था। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकोसी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर न जाने क्या क्या समझता रहता था। लेखिका कह रही हैं कि वह स्वयं ही उस झूले में अब झूलता रहता था और अपनी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से देखता रहता था और कुछ भी समझता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। वह जब ऐसा कार्य करता था, अपने स्वयं ही वह झूला झूलने लगता था और इधर उधर देखता था, तो सबको बहुत ही आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि अब उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। क्या कह रही है, जब वह लिखने बैठती थी तो उनका ध्यान वो आकर्षित करने के लिए उसकी बहुत इच्छा होती थी और इसके लिए उसने एक उपाय निकाला। वह उपाय क्या था? वह मेरे पैर तक आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता था। वह उनके पैर तक आता था और फिर ऊपर तेजी से चढ़ जाता था, फिर उसी तेजी से उतरता और जिस तेजी से वह उनके पैर तक आता था उसी तेजी के साथ, उसी तीव्रता के साथ वह उतरता था। उसका दौड़ने का यह क्रम
तब तक चलता रहता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। वह इसीलिए करता था ताकि वो उसको, महादेवी वर्मा उसको पकड़ें, लेखिका उसको पकड़ें। इसलिए वह कार्य यह लगातार करता रहता था जब तक कि वह उसे पकड़ती न थी। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसकी अगले दोनों पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे में बंद रहता। लेखिका कह रही हैं कि कभी कभी वह गिल्लू को एक लिफाफे में रख देती थी और वह इस प्रकार रख देती थी कि उसके अगले दोनों पंजे और सिर के अतिरिक्त उसके केवल दोनों पंजे और सिर के अतिरिक्त उसका कोई भी हिस्सा दिखाई नहीं देता था। सारा लघु गात मत होता है शरीर, लिफाफे में बंद रहता था। सिर्फ उसके दोनों पंजे और सिर ही दिखाई देते थे, बाकी उसका शरीर उस लिफाफे में बंद हो जाया करता था। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज की दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। वह जो भी कार्य करती थी वह अपनी चमकीली आंखों से उन्हें देखता था। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुरतरता रहता। फिर जब उसे भूख लगती थी तो वह चिक चिक करता था और लेखिका को ऐसा लगता था कि अब वह उन्हें सूचना दे रहा है कि उसे भूख लगी है। और उसका प्रिय आहार क्या था? काजू या बिस्किट। काजू और बिस्किट मिल जाती थी। फिर लिफाफे से बाहर वाले पंजों को से पकड़कर उसे कुतरने लगता था, खाने लगता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। गिल्लू उसके बाद से उसके जीवन का पहला बसंत का मौसम आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में आने लगी। जब बसंत आया तो सारे फूल खिलने लगते हैं। इसकी वजह से जो नीम और चमेली की जो सुगंध थी वो लेखिका कहती है उनके कमरे में वो सुगंध आने लगी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पार आकर चिक चिक करने न जाने क्या कहने लगी। जब वसंत का समय आया तो जो भी बाहर की गिलहरियाँ थी वो सारी खिड़की के सामने आ जाया करती थी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकने देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। जब गिल्लू बाहर देखता था तो उन्हें लगा कि इसे मुक्त करना चाहिए, इसे भी अन्य गिलहरियों के पास जाने देना चाहिए। गिल्लू को जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच मुक्ति की सांस ली। उन्होंने क्या किया, एक कील निकाल दिया और जाली का एक कोना भी खोल दिया, जिससे गिल्लू बाहर गया। और उसे जब बाहर गया तो उसे सचमुच ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने मुक्ति की सांस ली हो, मुक्ति का उसे चैन मिला, मुक्ति पा करके। इतने छोटे से जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी समस्या ही थी। उसे कुत्ते और बिल्लियों से भी बचाना रहता था। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। लेखिका कह रही हैं कि जब मुझे आवश्यक कोई कागज पत्र लेने रहते थे तो वो क्या करती थी, उस कमरे को बंद रखती थी, क्योंकि उसे कुत्ते और बिल्लियों से भी बचाना रहता था। मेरी कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य क्रम हो गया और जब से वह कॉलेज से आती थी उनका दरवाजा खुलते ही वह उनके पैर तक ऊपर और नीचे तक दौड़ लगाता था और यह क्रिया वह रोज प्रतिदिन करता था। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह से बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बनता रहता था। जब लेखिका चली जाती थी तो वह भी क्या करता था, खिड़की से बाहर निकल जाता था और गिलहरियों के झुंड का नेता बनता था, सबसे बड़ा बनता था।
हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। जब उसे लगता था कि महादेवी वर्मा को आने का समय हो गया है, तब वह भी आकर के अपने झूले में बैठ जाता था। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। यह लेखिका को चौंकाने की उसमें प्रबल इच्छा हो गई थी। वह उनको चौंकाने का अब कार्य भी करने लगा था। लेखिका कह रही हैं कि यह इच्छा उसके दिमाग में कब आई, पता नहीं कैसे उत्पन्न हो गई। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। कभी वह क्या करता था, उनको चौंकाने के लिए, उनको भ्रमित करने के लिए फूलदान में छुप जाता था, कभी फूलों में और कभी पर्दे की चुन्नट में छुप जाता था, तो कभी सोन जूही की पत्तियों में भी छुप जाया करता था। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं। लेखिका कह रही हैं कि चूँकि वह पशु पक्षियों से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, इसलिए उन्होंने बहुत से पशु पक्षियों को पाल रखा था। वह कह रही हैं कि जबकि मेरे पास बहुत पशु पक्षी हैं, लेकिन उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है। उनका जो लगाव है बाकी पशु पक्षियों का भी, उनका भी लगाव लेखिका से कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरे थाली में खाने की हिम्मत हुई हो, ऐसा स्मरण उन्हें नहीं आता। वह कहती हैं कि किसी और जानवरों को पशु पक्षियाँ मतलब मेरे में खाएं, मेरे साथ थाली में भोजन करें, ऐसा उन्हें याद नहीं है कि उनके साथ कभी और जीव जंतुओं ने उनके साथ खाना खाया हो, उस गिल्लू को छोड़कर। गिल्लू उनमें अपवाद था। अपवाद उसे कहते हैं जो सबसे अलग हो। वो कहती हैं कि मुझे याद नहीं है कि और भी पशु पक्षियों ने मेरे में खाना खाया हो मेरे साथ मेरी थाली में, ऐसा मुझे याद नहीं है, लेकिन जो गिल्लू था उसमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। जब लेखिका खाने बैठती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे उनकी थाली में वह भी बैठ जाए। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। लेखिका कह रही हैं कि उन्हें बहुत कठिनाई तब हुई जब उन्होंने उसे अपनी थाली के पास बैठा करके खाने के लिए सिखाया, जहाँ बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। फिर वह उनकी थाली में से एक एक चावल निकाल करके और बहुत ही सफाई के साथ खाता। वह एक भी चावल का दाना नुकसान नहीं करता, इधर उधर नहीं फेंकता था। काजू उसका प्रिय खाना था और काजू उसका प्रिय खाना था, और कई दिन तक काजू न मिलने पर वह खाने की अन्य चीज़ों या तो लेना बंद कर देता था या तो झूले के नीचे फेंक देता था। काजू उसे जब नहीं मिलता था उसका प्रिय भोज्य पदार्थ, तो वह क्या करता था, या तो अन्य चीज़ों को वह तो या तो लेना बंद कर देता था या तो झूले के अंदर फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। लेखिका कह रही हैं कि उसी बीच उन्हें मोटर दुर्घटना हो गई जिससे वह घायल हो गई और उन्हें अस्पताल में कुछ दिन तक रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। जब उनका दरवाज़ा खोला जाता था लेखिका की अनुपस्थिति में, तो वह कमरे में दौड़ता हुआ आता था और फिर उसी तेजी से जाकर के घोंसले में बैठ जाता था। उसे लगता था कि जब लेखिका नहीं है तो वह क्या करता था, कमरे में जाकर के अपने घोंसले में जाकर के फिर बैठ जाता था। सब उसे काजू दे जाते। जब लेखिका नहीं थी तो बाकी सब भी उसका खूब ख्याल रखते थे और उसे उसका प्रिय खाद्य भोजन काजू भी देते थे। परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिससे ज्ञात हुआ कि वह दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। लेखिका के लिए जब उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली, वह घर आई लौट करके, तो उन्होंने उसके झूले की सफाई की और उसमें उन्होंने
काजू पाया। इससे यह पता चलता है कि उसका लेखिका की अनुपस्थिति में वह अपना प्रिय भोजन काजू भी नहीं खाता था। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता था कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। वह जब अस्वस्थ थी, घर पर आ गई, तो वह उनके तकिए के पास बैठ कर के और उनके सिर पर और बालों पर अपने नन्हे नन्हे पंजों से सहलाता था और ऐसा लगता था जैसे परिचारिका मतलब होता है सेविका, सेवक। ऐसा लगता था कि उसका हटना मतलब अगर वह हट जाता था तो ऐसा लगता था कि कोई परिचारिका है, कोई सेविका है और सेवा कर रही है और वह हट गई है। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती थी तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। जब गर्मियों के समय में लेखिका अपना काम करती थी तो वह भी न बाहर जाता था और ना ही अपने झूले में बैठता था। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह उनके पास बैठने के लिए एक उपाय सोचा था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। वह एक उपाय खोजा था। वह सुराही के पास, लेखिका के पास एक सुराही रखी थी, उसी पर वह बैठ जाता था जिससे उसे ठंडक भी मिलता था और लेखिका के समीप भी रहता था। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। जो गिलहरियों की अवधि होती है, उनका जीवन काल होता है, वह सिर्फ 2 वर्ष का ही होता है। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। अब वह 2 वर्ष तक होने ही वाला था। अब उसकी जीवन यात्रा समाप्त होने वाली थी। क्यों? क्योंकि जो गिलहरियों का जीवन काल होता है वह सिर्फ 2 वर्ष का ही होता है। दिन भर उसने न खाया और न बाहर गया। वह एक दिन ना खाया था और ना ही बाहर गया। रात के अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। लेखिका कह रही हैं कि चूंकि उसके अब जीवन की यात्रा समाप्त होने वाली थी, इसलिए वह एक दिन ना बाहर गया और ना ही उसने कुछ खाया। रात की अंत की यातना मतलब होता है कष्ट। अब वह अपने झूले से उतरकर उनके बिस्तर में आया और पंजों की उंगलियों से पकड़कर उनके हाथ से चिपक गया। वह उनका वही हाथ पकड़ा जिससे लेखिका ने उसे सबसे पहले उस हाथ से पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया। उसके पंजे जो थे वो अत्यंत ठंडे हो चुके थे और उन्होंने उसे उष्णता, गर्मी देने के लिए उसके पंजों को गर्म करने के लिए लेखिका कह रही हैं कि उसने हीटर जलाया। परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जाने के लिए सो गया। प्रभात की प्रथम किरण मतलब अगले दिन सूर्योदय के प्रथम किरण, जब सूर्य की रोशनी पड़ी उसके बाद ही वह अपने जीवन के जाने के लिए सो गया। वह मर गया, उसका झूला उतार कर रख दिया गया है। लेखिका कह रही हैं कि अब वह तो नहीं रहा, उसके बाद उसका झूला उन्होंने उतार कर रख दिया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है। लेखिका कह रही हैं कि अब वह चूंकि खिड़की के पास ही रखता था, इसलिए अब उसकी खिड़की की जाली भी बंद कर दी गई है। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और जो अन्य पीढ़ी है उसकी वह खिड़की के उस पार, खिड़की बंद कर दी गई है परंतु फिर भी उस खिड़की के उस पार गिलहरियों की जो पीढ़ी है वह हमेशा चिक चिक करती रहती है, चिक चिक की आवाज़ करती रहती है। और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है और सोन जूही जहाँ पर वह मिला था वहाँ पर बसंत हमेशा आता रहता है, बसंत का मौसम हमेशा आता रहता है। सोन जूही की लता के नीचे
गिल्लू की समाधि दी गई है। स्वर्ण जूही जो पौधा था उसकी लता के नीचे गिल्लू की जो थी वो समाधि दी गई। इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक अधिक प्रिय थी, और इसलिए भी कि उस लघु गाथ का किसी बासंती दिन जूही के पिलाब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। लेखिका कह रही हैं कि उसे समाधि समाधि उसे कहते हैं जहाँ शव को दफनाया जाता है, उसे समाधि इसलिए भी दी गई वहाँ पर सोन जूही की लता के नीचे, क्योंकि उसे सोन जूही बहुत ज़्यादा पसंद था, बहुत प्रिय था। और दूसरा कारण यह था कि उस लघुगात, उस छोटे से जीव का किसी बासंती दिन जूही के पिलाव मतलब पीली चमक के छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। जब सोन जूही का पीला चमकीला फूल खिलता है तो उन्हें उसकी स्मृति का याद दिलाता है। तो बच्चों, इस पाठ की समाप्ति यहीं पर होती है। धन्यवाद।